लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई तकरार नहीं था। तकरार शुरू होता है जब आपके ऊपर, ठीक कह रहे हैं शंभू जी, धूमल कह रहे हैं ये तो शुरुआत है, अभी और भी बुरी हालत होने वाली। बिल्कुल बुरी हालत होने वाली नहीं है, बुरी हालत हो चुकी है, उसके भी मैं बारे में अभी बताने वाला हूं। बहुत बुरी हालत हो गई है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। ये जो उनके पुत्र हैं छोटे, अय्याज पुत्र आदित्य ठाकरे साहब, आदित्य ठाकरे साहब की सीन में एंट्री होती है और आदित्य ठाकरे के सीन में एंट्री होने के बाद पूरा माहौल खत्म हो जाता है। हुआ यह कि 2019 में एकनाथ शिंदे को भरोसा था कि वो, चूंकि बाला साहब ठाकरे कभी डायरेक्ट सत्ता को हाथ में लेते नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनाते थे, मंत्री बनाते थे, किंग मेकर थे, और इससे क्या होता था कि सरकार पर भी उनका दबदबा रहता था और संगठन पर भी दबदबा रहता था। संगठन को भी लगता था कि अगर सरकार कोई गलती करेगी तो बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच जाएंगे, और सरकार को भी यह लगता था कि अगर संगठन कोई गलती करेगी तो बाला साहब ठाकरे के पास पहुंच जाएंगे। तो बाला साहब ठाकरे जब तक रहे एक सुपर पावर के रूप में अपनी पार्टी और सरकार में एक साथ काम करते रहे। उद्धव ठाकरे भी बहुत हद तक इसी मत के थे। यहां आपको उद्धव ठाकरे को समर्थन करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कभी भी उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने का सोचा नहीं था। वो बाला साहब ठाकरे की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते थे और उनके मन में मुख्यमंत्री बनने की कोई तमन्ना नहीं थी। लेकिन पुत्र, जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं थी, वो और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, मां और बेटे ने उद्धव ठाकरे को संकुचित बना दिया, छोटा बना दिया, बौना बना दिया। बाला साहब ठाकरे की जो थाती थी, जो बाला साहब ठाकरे की जो संपत्ति थी, संपत्ति से तात्पर्य उनका जो सोशल कैपिटल था, जो सोशल बेस था, उसको उन्होंने संकुचित कर दिया और परिवार तक लेके चले आया। कभी भी बाला साहब ठाकरे नेता वो बनाते थे, विधायक, राजनीति में वो रहते थे, उनके पुत्र, उनका भी दबदबा रहता था। लेकिन बाला साहब ठाकरे जब भी चाहते मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना गवारा नहीं समझा। वो एक एक्स्ट्रा सुपर पावर बन करके हमेशा बने रहे और मातोश्री की हनक वो दिखाते रहे सार्वजनिक जीवन में। उद्धव ठाकरे को भी लग रहा था कि हमें भी उन्हीं रास्ते पर चलना है। लेकिन पहली गलती तो बाला साहब ठाकरे ने खुद कर दी जब अपने वारिस के रूप में राज ठाकरे की जगह, जो उनके पॉलिटिकल एक प्रकार से नेचुरल सक्सेसर थे, उनको उन्होंने रास्ते से हटाया और अपने पुत्र को, पुत्रमोह में उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गद्दी सौंप दी। पहली गलती बाला साहब ठाकरे से, परिवार में जो पहली गलती हुई बाला साहब ठाकरे से ही हुई कि राज ठाकरे के बजाय उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपनी गद्दी सौंपी। खैर यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन उद्धव ये चाहते थे कि हम बाला साहब ठाकरे की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट सत्ता हाथ में नहीं लेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन मां बेटे ने जिद ठान ली और कहा कि नहीं, आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, तब तक एकनाथ शिंदे के मन में आस थी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ संयुक्त सरकार बनेगी शिवसेना की, तो मैं शायद अनडिस्प्यूटेड चेहरा होऊंगा, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग संघ से भी हुई थी, हिंदुत्ववादी सोच थी और वो विश्वास पात्र थे उद्धव ठाकरे के। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे थे, तो उनको ये लग रहा था कि अगर हमारे नाम को वो आगे बढ़ाते हैं तो मेरी लॉटरी खुल सकती है। एकनाथ शिंदे को यह भरोसा था कि शायद 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले। जैसे कि इसके पहले बाला साहब ठाकरे ने अपनी पार्टी से जोशी हो या कोई और हो, सबको उन्होंने मौका दिया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार एकनाथ शिंदे शायद चूक गए, उनको ईश्वर ने साथ नहीं दिया और 2019 में मां बेटे के कहने पर एक स्वाभाविक, एक नेचुरल लीडर की एक प्रकार से पॉलिटिकल हत्या कर दी गई।
पॉलिटिकल हत्या तो मैं उस तरह से नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि वो केंद्र जब सरकार बनी तो वो भी शामिल थे, पार्टी में शामिल रहे। 2019 में उन्होंने किसी प्रकार से अपना धैर्य धारण किया, इंतजार किया, सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद उनको जो मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय पर जो बेटे पेंगुइन की जो हनक हुई, उनका जो दबदबा शुरू हुआ, जब तक जैसे ही आदित्य ठाकरे कैबिनेट के हिस्सा बने, वो कैबिनेट को डोमिनेट करने लगे और सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। छोटे बड़े सभी फैसले आदित्य ठाकरे की अनुमति के बगैर नहीं होता था। अर्बन प्लानिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, एग्रीकल्चर हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, हर जगह, मिनिस्ट्री ऑफ होम हो, जैसा मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बात किया, हर जगह आदित्य ठाकरे की एक सुपर चीफ मिनिस्टर के रूप में छवि बननी शुरू हो गई और हर के मंत्रालय में आदित्य ठाकरे की पहुंच होने लगी। ये दबदबा आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे के भी मंत्रालय में होना शुरू हो गया और आदित्य ठाकरे ने साबित कर दिया कि तुम लोग, मतलब जितने बाकी नेता हैं ठाकरे परिवार को छोड़ करके, वो सभी ठाकरे परिवार की दया पर निर्भर करते। जिस दिन ठाकरे परिवार की दया उन लोगों के माथे से उठ जाएगी, उनका साया उठ जाएगा, उनकी औकात कुछ नहीं रहेगी। ये आदित्य ठाकरे ने धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता अपने सभी कैबिनेट कलीग, शिवसेना के सबसे क्लोजेस्ट नेताओं में से एकनाथ शिंदे सहित बाकी और नेताओं को भी ये एक प्रकार से संदेश देना शुरू कर दिया कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्रित्व काल में उद्धव ठाकरे सिर्फ चेहरा हैं, सुपर मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे हैं। यहीं से आदित्य ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में तकरार शुरू होता है और ये तकरार उस हद तक पहुंच जाता है जब, और ये ह्यूमिलिएशन होता है, एकनाथ शिंदे खुद को अपमानित महसूस करते हैं। कई बार एकनाथ शिंदे और उनके साथियों ने उद्धव ठाकरे से मिल करके इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की, अपनी पीड़ा जताने की कोशिश की। उद्धव ठाकरे के पास कोई वक्त नहीं था। आपको मालूम होगा कि कोविड के बाद उद्धव ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, और भी कई मुख्यमंत्री हैं लेकिन ये दोनों प्रमुखता से हैं, ये दोनों कभी भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए, अपने आवास में ही बने रहे। नीतीश कुमार तो थोड़ा बहुत मुख्यमंत्री कार्यालय जाते भी थे, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने आवास से निकले नहीं। 2-2.5 साल तक बहाना बनाया गया कि वो बीमार है, कोई असाध्य रोग से पीड़ित हैं और उसमें अगर कोरोना का इंपैक्ट हुआ तो कोमॉर्बिड पेशेंट के रूप में उनके ऊपर गाज गिर सकती है और उनकी परेशानी हो सकती है। इसलिए वो डॉक्टरों का हवाला देकर के उन्होंने ये कोशिश की कि हम घर से बाहर निकले ही नहीं। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जो नेता मिल करके अपनी पीड़ा शेयर करना चाहते थे उद्धव ठाकरे से कि साहब आपके मुख्यमंत्रित्व काल में सुपर चीफ मिनिस्टर तो आदित्य ठाकरे हो गए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, कोई निर्णय हो, हमारे मंत्रालय में कोई निर्णय हो, उस सब में आदित्य ठाकरे की दखल होती है, हम लोगों का कोई से नहीं रह गया। पुत्र धृतराष्ट्र की माफिक, पुत्र मोह में पिता धृतराष्ट्र की माफिक अंधे निकले और उन्होंने एक भी नहीं सुनी। ये खाई अब आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ गई जहां पर एकनाथ शिंदे को यह निर्णय लेना पड़ रहा था कि हमें कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह थी कि अगर 1, 2, 5, 7 लोग छोड़ते हैं एंटी डिफेक्शन में, वो उनकी सदस्यता भी जा सकती थी। इसलिए अब एंट्री होती है ऑपरेशन कमल की, और ऑपरेशन कमल को जैसे ही ये पता चलता है कि आदित्य ठाकरे सुपर चीफ मिनिस्टर हो गए हैं और शिवसेना के उद्धव ठाकरे की सहयोगी चीटेड फील कर रहे हैं, अपमानित फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन हो रहा है उनका, ऑपरेशन कमल के हाथ बढ़ने शुरू हो गए इनके तरफ। बातचीत शुरू हो गई, पहले देवेंद्र फडणवीस से,
और देवेंद्र फडणवीस ने पूरा जब स्टेज सेट कर लिया, उसके बाद भाई अमित शाह जी से, फिर नरेंद्र मोदी जी से, और उसके बाद कहा गया अब नाटक आप शुरू करें, मंचन देखते हैं कि कितना बढ़िया आप कर सकते हैं। फिर एकनाथ शिंदे ने अपना कार्यक्रम शुरू किया और पहले 10-12 विधायक को तोड़ा। ये कहा गया कि आप आइए, नहीं तो एंटी डिफेक्शन में शामिल हो जाएंगे। जो गए थे एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, वो मना नहीं पाए, वो आखिर में एकनाथ शिंदे के ही साथ चले आए। और इस प्रकार से एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने के लिए, उस तलवार को हटाने के लिए एकनाथ शिंदे ने बहुत ही मजबूत बैटिंग की, जबरदस्त पारी उन्होंने खेली और 2/3 एमएलए 56 में से 39 विधायकों को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। और उसके बाद प्रस्ताव आया। उस वक्त भी उनकी इच्छा थी कि और भी कुछ बड़ा मिले, बड़ा तो उनको मिल गया था। उन्होंने बार्गेन किया ऑपरेशन कमल के साथ और फिर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। असली पीड़ा जो थी इस पूरे प्रकरण में, वो आदित्य ठाकरे थी। और दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी कि लोगों में ये आज तक ये बात पब्लिक डोमेन में बहुत कम लोग जानते हैं कि असल खिलाड़ी उद्धव और एकनाथ शिंदे के रिश्ते को तोड़वाने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। और उसमें इस बेटे की नाम अगर ना लें आप, तो अतिशय बिल्कुल आप समझिए कि अन्याय होगा। रश्मि ठाकरे पर भी यह आरोप जाता है, लेकिन रश्मि ठाकरे से ज्यादा ये बेटे जो हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने जिद ठान दी कि नहीं पापा, आपको ही मुख्यमंत्री बनना है, आप ही सबसे योग्य उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री के। और इस प्रकार से अपने पिता को मना लिया कि आप बाकी लोगों का छोड़ दीजिए, बाकी लोग तो कुछ नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो पहले भी बताते रहे हैं, पहले भी जताते रहे हैं कि जो लोग भी आपकी पार्टी में हैं, ये सब ठाकरे परिवार की अनुकंपा पर है। और ये बात उद्धव ठाकरे को समझ में आई और उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे की बात मान ली और अपने ही क्लोज नेताओं की अवहेलना करना शुरू कर दिया, उनका अपमान करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जो नतीजा है वो आपके सामने हुआ। तो ये तो है पार्ट 1, कैसे शिवसेना टूटी, कौन उसके खिलाड़ी थे। जिसको कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का पद चाहते थे, यह अन्याय होगा। मुख्यमंत्री का पद उद्धव ठाकरे कभी नहीं चाहते थे। ये आदित्य ठाकरे ने पार्टी को तोड़ा, पार्टी में लोगों को अपमानित किया, ऐसे नेताओं को अपमानित किया जो मजदूरी करके, ऑटो चला करके इस स्तर तक पहुंचे हैं। बहुत ही गहरा उनका अपने लोगों से, अपने वोटरों से, अपने इलाकों के लोगों से बहुत गहरा रिश्ता है, 1 and 1 का। बहुत ही प्यार करने वाले नेता पाए जाते हैं। आनंद दीघी की उसमें ट्रेनिंग, संघ के साथ की ट्रेनिंग, ये सब एकनाथ शिंदे के लिए कारगर साबित हुआ। लेकिन एक बहुत ही एक कम उम्र के नौसिखिए या